औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम IAS 16 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली दो वीडियोस हम इस पे अपलोड कर चुके हैं। दो वीडियोस के अंदर हमने अब तक इनिशियल रिकग्निशन तक डिस्कस किया था और मेजरमेंट के भी कुछ इश्यूज हमने डिस्कस किए थे। आज हम सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की बात करेंगे, यानी एक एसिड जब बुक्स का पार्ट बन जाता है तो उसके बाद जो उसकी सब्सीक्वेंट इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सब्सीक्वेंट इशू में सबसे पहला जो इशू है वो डेप्रिसिएशन का है। डेप्रिसिएशन जो है वो एसिड की जो कॉस्ट कंप्यूट हुई है उस कॉस्ट को सिस्टमेटिकली हम एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं। देखें, एक एसिड आप परचेज़ क्यों करते हैं? अभी हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एसिड गुड्स एंड सर्विसेज की रेंडरिंग में या प्रोडक्शन में यूज़ होगा, जिससे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इस रेवेन्यू जनरेशन के प्रोसेस के अंदर वो एसिड भी कंज्यूम हो रहा होता है। तो जितना पार्ट ऑफ द कॉस्ट उस एसिड का इस पूरे प्रोसेस में कंज्यूम हो गया है, उस पार्ट को हम फिर एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं या एक्सपेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस को हम इस सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन के अंदर हम दो तीन मैटर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि हम सारी की सारी कॉस्ट डेप्रिशिएट नहीं करते। हम उस कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते हैं जो इवेंचुअली यूज़ होगी। वो वैल्यू जो हमें एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ रिकवर हो जाएगी वो हम डेप्रिशिएट नहीं करते, यानी कॉस्ट में से हम रेसिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं। और ये जो कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू होती है वी कॉल इट डेप्रिशिएबल कॉस्ट, यानी ये वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है जो हम फिर एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड जो एरिया है वो हम देखते हैं कि ये एसिड कितने अरसे में डेप्रिशिएट होगा, उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है। यूज़फुल लाइफ नंबर ऑफ़ ईयर्स में भी दी जा सकती है या नंबर ऑफ़ यूनिट्स में या किसी और एक्टिविटी बेस में, आवर्स में, किलोमीटर्स में या किसी और यूनिट के अंदर यूज़फुल लाइफ दी जा सकती है। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि एक एसिड की यूज़फुल लाइफ कितने अरसे के लिए गिवन है। और फिर हमें डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज़ करना है इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए। और डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ चार मेथड्स की बात करेंगे। पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसमें हम हर साल एक ही अमाउंट डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से हर साल सेम होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा कि हम एक रेट कंप्यूट करते हैं, उस रेट के थ्रू हम फिर हर साल कैरिंग वैल्यू के ऊपर वो रेट अप्लाई करते हैं। और कैरिंग वैल्यूज़ हर साल, चूँकि कैरिंग वैल्यू भी कम हो रही होती है, कैरिंग वैल्यू से मुराद कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। जब आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक साल का रिकॉर्ड हो जाएगा। अगले साल आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अप्लाई करने के लिए पिछले साल जो एक्सपेंस चार्ज हो गया हुआ है या पिछले साल तक का जो एक्सपेंस चार्ज हो गया हुआ है वो माइनस कर देते हैं, तो कैरिंग वैल्यू कंप्यूट होती है। उस कैरिंग वैल्यू को फिर आप उसी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ ये फुली डेप्रिशिएट हो जाता है और सिर्फ उसकी रेजिडुअल वैल्यू ही बच जाती है, क्योंकि रेट जो कंप्यूट होता है वो उस हिसाब से कंप्यूट होता है कि वो आखिर में रेजिडुअल वैल्यू बच जाए जो कि आपने डिसाइड की हुई है। नेक्स्ट जो मेथड है वो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि एसिड्स की लाइफ है उसमें ईयर्स के डिजिट के मुताबिक हम पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करते हैं। और जैसे जैसे हम साल इंक्रीज करते रहेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता चला जाएगा। और नेक्स्ट जो मेथड है वो एक्टिविटी बेस है, यानी हम कोई अगर आपको एसिड्स की लाइफ ईयर्स के अलावा किसी यूनिट में बताई गई है तो फिर हम एक्टिविटी बेस मेथड यूज़ करेंगे और उसी एक्टिविटी बेस मेथड के थ्रू हम फिर जितना जितना उस पीरियड के अंदर एक्टिविटी यूज़ हुई है उतना ही डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ये तीनों एरियाज़ यानी रेजिडुअल वैल्यू,
यूज़फुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड, IAS 16 के मुताबिक ये तीनों आइटम हर साल हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर रिव्यू होंगे, रीअसेस होंगे, और अगर इनमें कोई चेंज है तो वो चेंज फिर सब्सीक्वेंटली इंकॉर्पोरेट की जाएगी। आने वाले दिनों का डेप्रिसिएशन फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया जाएगा। पिछले सालों को फिर हम चेंज नहीं करेंगे। ये चीज़ IAS 8 के मुताबिक चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के तौर पे कंसिडर की जाएगी। यानी अगर रेजिडुअल वैल्यू तब्दील हो गई है, या फिर यूज़फुल लाइफ तब्दील हो गई है, या फिर डेप्रिसिएशन मेथड आप चेंज कर रहे हैं, तो ये फिर हम जिस साल तब्दील होगा उस साल से ऑनवर्ड फिर हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड जो इशू है वो मेजरमेंट मॉडल्स हैं, जिसमें हम कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं पहला, और रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं। कॉस्ट मॉडल से मुराद ये है कि हम जो इनिशियल मेजरमेंट के टाइम के ऊपर जो कॉस्ट कंप्यूट की गई थी वो कॉस्ट फिर हम चेंज नहीं करते हैं, उसी कॉस्ट को फिर हम आगे रिपोर्ट करते हैं और उसी कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते हैं। जबकि रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर क्या करते हैं, हम मार्केट में जो एसेट की फ्लक्चुएशन है मार्केट प्राइस की, उसके मुताबिक एसेट्स को हम अपवर्ड या डाउनवर्ड रीवैल्यू कर देते हैं। थोड़ी तफसील के ऊपर इसमें बात कर लेते हैं क्योंकि ये समरी लेक्चर्स हैं, लेकिन बहरहाल रीवैल्यूएशन का थोड़ा सा आइडिया इसमें आपको रिवाइज होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत एसेट को अपवर्ड भी रिवैल्यू कर सकते हैं और डाउनवर्ड भी रिवैल्यू हो जाएगा। हम करेंगे क्या कि जिस दिन हमने रीवैल्यूएशन करनी है, ये मैनेजमेंट के डिसीजन होता है कि वो कितनी फ्रीक्वेंटली डिसाइड करती है और किस क्लास की रिवैल्यूएशन हो रही है, उस सारे एसेट्स को रिवैल्यू करना होता है। ये कुछ रिवैल्यूएशन के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। जिस दिन हम रीवैल्यू कर रहे होते हैं उस दिन उस एसेट की कैरिंग वैल्यू को हम फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो एसेट अपवर्ड रीवैल्यू हो जाएगा, यानी मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ है तो हम अपवर्ड उसको रीवैल्यू करेंगे, और अगर एक एसेट की वैल्यू फेयर वैल्यू कम हो गई है उसकी कैरिंग वैल्यू से, तो फिर वो एसेट डाउनवर्ड रीवैल्यू हो जाएगा। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में हम लॉस को इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर देते हैं, जबकि अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस के अंदर हम गेन को प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं बनाते, बल्कि सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में उस वक्त तक रिपोर्ट होता रहेगा जब तक वो एसेट बुक्स का पार्ट रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेजरमेंट मॉडल्स के हवाले से थी। और थर्ड जो एरिया होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस कॉन्सेप्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर करने हैं या किए हुए हैं उस एसेट के ऊपर, तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।